समुद्र की लहरों के बीच से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दिल्ली से लेकर तेहरान तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने भारत के 18 नौसैनिकों को हिरासत में ले लिया है। और इस बड़ी घटना के बाद भारत में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बताई जा रही है। आखिर समंदर के बीचों बीच ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी? 18 भारतीय जवानों की कस्टडी की इस खबर के पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई भारत और ईरान के बीच कोई बड़ा कूटनीतिक विवाद छिड़ गया है, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जो अब तक दुनिया से छिपाया गया है? आज हम इसी हॉर्मुज क्राइसिस की पूरी इनसाइड स्टोरी और इसका अनफिल्टर्ड सच आपके सामने रखेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी घटना की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य महज समंदर का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा हर रोज इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इस रास्ते के एक तरफ ईरान की सीमा है और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं लगती हैं। यह जलमार्ग इतना संकरा है कि यहाँ से गुजरने वाले हर बड़े व्यापारिक जहाज को बहुत ही सावधानी से नेविगेट करना पड़ता है। सामरिक नजरिए से देखा जाए तो ईरान इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है और इस जलडमरू मध्य पर उसका एक बहुत मजबूत नियंत्रण माना जाता है। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भू राजनैतिक तनाव होता है तो उसका सीधा असर हॉर्मुज के इस रास्ते पर पड़ता है। पिछले कई दशकों से यह इलाका कूटनीतिक रस्साकशी का केंद्र रहा है। यहाँ गश्त लगाने वाले पेट्रोलिंग जहाज, आसमान से निगरानी रखते रडार और समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बियां इस बात का सबूत हैं कि यह इलाका दुनिया के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में से एक है। भारत जैसे देशों के लिए यह मार्ग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर भारत के बंदरगाहों तक पहुंचता है। ऐसे में जब इस अति संवेदनशील इलाके से भारत का नाम जोड़कर कोई खबर आती है तो उसका असर सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर पड़ना लाजमी है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने अचानक से पूरी दुनिया के न्यूज रूम्स में हलचल मचा दी। दावों के मुताबिक घटना वाली रात हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास से एक बड़ा जहाज गुजर रहा था। यह एक नियमित समुद्री यात्रा की तरह लग रहा था। जहाज अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ रहा था और उसका संपर्क लगातार मैरीटाइम कंट्रोल रूम्स के साथ बना हुआ था। लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के नियमों के अनुसार जब भी कोई जहाज किसी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र या क्षेत्रीय जल सीमा के करीब से गुजरता है तो वहां की कोस्ट गार्ड या पेट्रोलिंग अथॉरिटीज जहाज की पहचान और उसके कार्गो की जानकारी मांग सकती है। खबर आई कि ईरानी पेट्रोलिंग अथॉरिटीज ने इस जहाज को इंटरसेप्ट किया, यानी पूछताछ के लिए रोका। जहाज को रोकने की प्रक्रिया अमूमन रेडियो संचार के जरिए होती है, लेकिन जब बात नहीं बनती या कोई तकनीकी संदेह होता है तो सुरक्षा बल जहाज पर चढ़कर उसके दस्तावेजों और क्रू की जांच करते हैं। दावा किया गया कि इसी जांच के दौरान जहाज का संपर्क बाकी दुनिया से टूट गया। जब किसी बड़े जहाज का नेविगेशन और संचार सिस्टम अचानक बंद हो जाता है तो उसे डार्क जाना कहते हैं। जैसे ही यह जहाज डार्क हुआ, दुनिया भर के शिपिंग ट्रैकिंग रडार्स पर अलर्ट बजने लगे और फिर कुछ ही घंटों के भीतर एक खबर तेजी से फैलने लगी कि ईरान ने एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर 18 भारतीय नौसैनिक मौजूद हैं। इस एक लाइन ने कूटनीतिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब यह खबर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंची तो एक पल के लिए हर कोई सन्न रह गया। किसी भी देश की आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र बल यानी नौसेना के जवानों का किसी दूसरे देश द्वारा हिरासत में लिया जाना कोई छोटी बात नहीं होती। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक रेड लाइन पार करने जैसा माना जाता है। अगर दो देशों के बीच युद्ध नहीं चल रहा है तो एक देश की नौसेना के जवानों को दूसरे देश द्वारा बंधक बनाने या हिरासत में लेने की घटना को एक सीधा एक्ट ऑफ एग्रेशन माना जा सकता है। भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर और अनुशासित नौसेनाओं में से एक है। भारतीय नौसेना के जवान जब समंदर में उतरते हैं तो वे भारत सरकार और देश की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अगर 18 नौसैनिकों को हिरासत में लेने की खबर सच हो तो इसका सीधा मतलब यह निकाला जाने लगा कि क्या भारत और ईरान के बीच कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक या सामरिक युद्ध शुरू होने वाला है। इस खबर के फैलते ही कई तरह की थ्योरीज सामने आने लगीं।
कुछ लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि शायद भारतीय नौसेना का कोई खुफिया मिशन चल रहा था जिसे रोक लिया गया है। कुछ ने इसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नाम दे दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि यह कहा जाने लगा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और रक्षा मंत्रालय हाई अलर्ट पर चले गए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई हैं। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, हमारे जवानों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और सरकार अब क्या कदम उठाएगी? इस पूरी खबर में जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी वो थी भारत और ईरान के बीच के ऐतिहासिक रिश्ते। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ रखते हैं वो यह भली भांति जानते हैं कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हैं। आज के इस जटिल वैश्विक माहौल में भी, जहां दुनिया कई खेमों में बंटी हुई है, भारत ने हमेशा ईरान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही संतुलित और स्वतंत्र तरीके से निभाया है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास में एक बहुत बड़ा और अहम भागीदार है। यह बंदरगाह भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक सीधा और सुरक्षित रास्ता देता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच चाबहार को लेकर कई लंबी अवधि के समझौते भी हुए हैं। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी ईरान के साथ संपर्क में रहता है। ऐसे में यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था कि जब दोनों देशों के बीच इतने गहरे आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं तो ईरान अचानक भारत की नौसेना के खिलाफ ऐसा आक्रामक कदम क्यों उठाएगा? ईरान अच्छी तरह जानता है कि भारत जैसे एक वैश्विक और शक्तिशाली देश के साथ सीधा सैन्य टकराव मोल लेना उसके अपने हित में बिल्कुल भी नहीं है। कूटनीति के इन पन्नों को पलटने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो रही थी कि इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो सतह पर नजर नहीं आ रहा है। कोई एक बहुत बड़ी कड़ी है जो मिसिंग है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों को भी बारीकी से समझना होगा। समंदर में चलने वाले जहाज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैन्य जहाज जो किसी देश की सरकार और सेना का हिस्सा होते हैं, और दूसरे होते हैं व्यापारिक जहाज जो निजी कंपनियों द्वारा माल ढोने का काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई बार दो कंपनियों, दो देशों या किसी बीमा कंपनी के बीच कानूनी विवाद हो जाते हैं। कई बार किसी जहाज पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का आरोप लगता है तो कई बार उन पर प्रतिबंधित सामान ले जाने का संदेह होता है। ऐसे मामलों में उस क्षेत्र की अथॉरिटीज, जैसे इस मामले में ईरान, उस व्यापारिक जहाज को निरीक्षण के लिए रोक सकती हैं या अपने बंदरगाह की ओर ले जा सकती हैं। जब किसी व्यापारिक जहाज को रोका जाता है तो उस पर मौजूद क्रू को भी तब तक जहाज पर ही रहने के लिए कहा जाता है जब तक कि पूरी जांच खत्म न हो जाए। यह एक कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया होती है, न कि कोई युद्ध की स्थिति। दुनिया भर के समंदरों में हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां कागजातों की कमी या व्यापारिक विवाद के कारण जहाजों को रोका जाता है। और यहीं से इस पूरी कहानी का रुख पलटना शुरू हुआ। जब बाहर अफवाहों का बाजार गर्म था और नौसैनिकों की कस्टडी की बातें हो रही थीं, तब भारत सरकार और विदेश मंत्रालय पर्दे के पीछे से एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद गंभीर ऑपरेशन चला रहे थे। भारत की कूटनीति का हमेशा से यह उसूल रहा है कि बिना तथ्यों को पूरी तरह से जांचे कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया जाता। नई दिल्ली में बैठे शीर्ष अधिकारियों ने तुरंत तेहरान, ईरान की राजधानी में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क साधा। बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव की गई। ईरानी विदेश मंत्रालय और वहां के सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत शुरू हुई। भारत सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यह जानना था कि क्या वाकई कोई जहाज रोका गया है। अगर हाँ, तो उस जहाज का नाम क्या है, वो किस देश का झंडा लगाकर चल रहा था और उस पर मौजूद भारतीय नागरिकों की असल पहचान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बहुत ही नपे तुल्य शब्दों में होती है। भारतीय दूतावास ने तुरंत उन 18 भारतीयों तक राजनयिक पहुंच की मांग की। इसका मतलब होता है कि भारत सरकार के अधिकारी सीधे उन हिरासत में लिए गए भारतीयों से मिल सकें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकें। ईरान की तरफ से भी भारत के इस अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, जो इस बात का एक बड़ा संकेत था कि यह दो देशों के बीच की दुश्मनी का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाने का, जिसका इंतजार आप इस वीडियो की शुरुआत से कर रहे थे। हमारी टीम ने जब इस पूरी खबर, इसके पीछे के सोर्स, विदेश मंत्रालय के बयानों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग ट्रैकिंग डेटा की बारीकी से पड़ताल की, तो जो सच सामने आया उसने सारी अफवाहों की हवा निकाल दी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ईरान ने भारत के किसी भी नौसैनिक को हिरासत में नहीं लिया है। यह दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और शब्दों के एक बहुत बड़े हेरफेर का नतीजा है। तो फिर वो 18 भारतीय कौन हैं जिन्हें रोका गया है? वो 18 भारतीय हमारे देश के आम नागरिक हैं जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं।
यहाँ यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया भर के बड़े बड़े मालवाहक जहाजों पर जो क्रू काम करता है उसमें भारतीय नागरिकों की संख्या बहुत बड़ी होती है। भारत पूरी दुनिया को बेहतरीन और प्रशिक्षित मर्चेंट नेवी के नाविक देता है। हॉर्मुज के पास जो जहाज रोका गया था वह भारत सरकार का जहाज नहीं था, बल्कि वह एक विदेशी निजी कंपनी का कमर्शियल मालवाहक जहाज था जो किसी और देश का झंडा लगाकर चल रहा था। उस व्यापारिक जहाज पर जो क्रू मेंबर्स ड्यूटी पर थे उनमें से 18 नागरिक भारत के थे। ईरान ने उस जहाज को किसी व्यापारिक विवाद, कागजी चेकिंग या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़े किसी मामले के संदेह में जांच के लिए रोका था। जब जहाज को रोका गया तो जाहिर सी बात है कि उस पर काम कर रहे भारतीय नाविक भी उसी जहाज पर फंस गए। लेकिन अफवाह फैलाने वालों ने मर्चेंट नेवी शब्द में से मर्चेंट को जानबूझकर हटा दिया और इसे इंडियन नेवी के 18 जवान हिरासत में कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। एक व्यापारिक विवाद को रातों रात एक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री क्राइसिस बना दिया गया। यह एक बहुत बड़ा डिजिटल भ्रम था जिसे सनसनी फैलाने के लिए रचा गया था। जैसे ही यह साफ हुआ कि ये 18 लोग मर्चेंट नेवी के नागरिक हैं, भारत सरकार के लिए यह मामला एक नियमित कूटनीतिक प्रक्रिया बन गया। विदेश मंत्रालय ऐसे मामलों से निपटने में बहुत ही सक्षम है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब समुद्री लुटेरों द्वारा या किसी देश की अथॉरिटी द्वारा व्यापारिक जहाजों को रोका गया है और उन पर भारतीय नागरिक मौजूद रहे हैं। हर बार भारत सरकार ने अपनी कूटनीतिक ताकत और बातचीत के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला है। ईरान के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की बदौलत हमारे सभी 18 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने घर लौटेंगे। भारत में कोई सैन्य हाई अलर्ट नहीं है, यह महज एक व्यापारिक जहाज की चेकिंग का मामला है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी बताने वाली इस अफवाह ने साबित कर दिया कि भ्रामक खबरें कैसे देश में बिना बात का पैनिक फैला सकती हैं। असली हाई अलर्ट सीमाओं पर नहीं बल्कि हमारी कूटनीति का है, जो दिन रात अपनों की वापसी में जुटी है। इसलिए सुनी सुनाई बातों के बजाय हमेशा अपनी सेना और सिस्टम पर भरोसा रखें। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको हमारी यह गहराई से की गई फैक्ट चेक रिपोर्ट कैसी लगी? क्या इस तरह की भ्रामक हेडलाइंस बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय और अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सभी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सही जानकारी पहुंचे और अकारण फैलाए जा रहे इस डर का अंत हो। सटीक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हमेशा सच का साथ दें और अफवाहों से बचें। जय हिंद।